नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। आचार्य चाणक्य ने कहा था, युद्ध में अपनी नीति अपनाओ, लेकिन दुश्मन की युद्ध नीति को भी समझो, क्योंकि युद्ध में दुश्मन की तरह सोचना बहुत जरूरी है। यूं तो भारत पाकिस्तान को किसी भी युद्ध में कभी भी हराने में सक्षम रहा है, लेकिन 1971 में लक्ष्य केवल जीत नहीं था, बल्कि तेजी से जीत, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव आने से पहले युद्ध का निर्णय आ जाता। आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सैन्य इतिहास के सबसे हैरत अंगेज लड़ाई की कहानी सुनाएंगे। जब दुश्मन ने मौत को आसमान में साक्षात मंडराते देखा था। पाकिस्तान ट्रूप्स जब जमालपुर में थे तब वो विड्रॉल शुरू हो गया, क्योंकि शायद हमारा ये जो ड्रॉप देके शायद उन्होंने सोचा होगा बटालियन ग्रुप आ गया या ब्रिगेड ड्रॉप हो रहा है, तो तंगेल कट ऑफ हो जाएगा तो उनका विड्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब हार से ज्यादा दुश्मन को मौत के डर ने सताया। तंगेल जो पुंगली ब्रिज का जो ऑपरेशन था वो 1971 वॉर की एक तरह से कहा जाए तो फाइनल नेल इन दी कॉफिन थी। जब दुश्मन ने केवल जमीन नहीं हारी, अपनी आत्मा हार गया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना हम गए। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऑपरेशन हुआ इतने बड़े लेवल पे। एक्चुअली उनको तो पता भी नहीं लगा था, वो दे वर टेकन बाय सरप्राइज। उनको पता नहीं लगा कि कैसे हम आके बैठ गए। ये कहानी उसी टंगेल पैराड्रॉप के हैरत अंगेज ऑपरेशन की है, जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। दुश्मन के आसमान में एक साथ मंडराते हजारों पैराशूट, और उन पैराशूट से जमीन पर उतरते भारत के शत्रु जीत। इनफैक्ट जब एयरबॉर्न ऑपरेशन जिस दिन हुआ था, तब तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया था सरेंडर करने का। ये जब ऑपरेशन हुआ था और जिस तरीके से ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और उसके वजह से पूरा जो उस इलाके का डिफेंसेस जो है उठ के पीछे आ गए थे ढाका को, और कम से कम एक हफ्ते का एडवांस हुआ था जो ढाका को कैप्चर करने का। यूं तो पैरा रेजिमेंट गोपनीय ऑपरेशंस करने के लिए जानी जाती है, खामोशी से वार करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया था। डे टाइम रिस्क में गुड और बैड पॉइंट्स में रिस्क है, पर ये एडवांटेज है कि मोरल डिमोरलाइज, सो मेनी 800 people have come from the top and morale is there. Then at night, then army is comparatively easier, get together is complete, your operation is easier. एक और शक्तिशाली मेघना नदी को पार करके 4 कोर के सैनिक ढाका के रास्ते में थे, तो नियाजी बचे खुचे सैनिकों को ढाका में एकत्रित करके बची खुची इज्जत बचाना चाहता था। भारत के एडवांस को धीमा करना चाहता था, लेकिन भारत के सैन्य कमांडरों ने दुश्मन की योजना को भांप लिया था और अपनी रणनीति में एक अविश्वसनीय कारनामा जोड़ दिया। पाकिस्तान के जनरल नियाजी को यह आभास हो गया था कि किसी भी समय भारतीय सेना अब ढाका को घेर सकती है, क्योंकि छोटे छोटे मोर्चों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे समूहों में उनके सरेंडर भी शुरू हो चुके थे। नियाजी ने पाकिस्तान की 93 ब्रिगेड को फौरन ढाका के उत्तर पश्चिम में एकत्रित होने के लिए कहा। भारत को भी यह खबर लगी। जरूरत थी कि उन सैनिकों को ढाका नहीं पहुंचने दिया जाए, लेकिन कट ऑफ करने के लिए इतनी तेजी से आखिर क्या किया जा सकता था? यह निर्णय लिया गया कि पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन यानी 2 पैरा को सीधा टंगेल में एयर ड्रॉप किया जाए, ताकि पाकिस्तानी सैनिकों के पहुंचने से पहले उस रास्ते को कट ऑफ कर दिया जाए।
लेकिन एयर ड्रॉप होते सैनिकों को जमीन से भी शक्ति चाहिए होती है और लिंकअप का वो कार्य सौंपा गया जंगी पलटन को। जंगी पलटन यानी 1 मराठा लाइट इंफेंट्री। जो मराठा का रेजिंग हुआ है, ये रेजिंग हुआ है 4 अगस्त 1768 में। पहले 20 साल जो बटालियन की रेजिंग के थे, बटालियन हर जगह ऑपरेशंस में और वॉर में ही शामिल थी। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स में बैटल ऑनर देने का ट्रेडिशन नहीं था। बहुत मुश्किल था इंडियन आर्मी के बटालियंस को बैटल ऑनर लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी फर्स्ट मराठा को ये 20 साल में 3 बैटल ऑनर से नवाजा गया। हमारी जंगी जो तजवीज़ है और जंग में लड़ने की जो कार्रवाई है या जो हमारे तरीके हैं और हमारी तरतीबें हैं जंग में लड़ने की, इसको रिकग्नाइज करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें नाम दिया था जंगी पलटन। अगर आप जंगी पलटन को अगर आप लिटरल ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है जंगी मीन्स लड़ाई की पलटन, और हम एक्चुअली पूरा टाइम लड़ाई में ही रहे हैं। बहुत सारे जंग में पलटन ने भाग ले लिया और उस समय पर जो पलटन रेज होती थी उस पलटन को लड़ाई के दौरान नहीं भेजा जाता था, फिर भी जंगी पलटन को भेजा गया और जंगी पलटन ने बहुत सारे सराहनीय काम किया, जिसके वजह से उनको वीआरसी से सम्मानित किया गया। अक्टूबर के अंत से ही ईस्ट पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर इस बटालियन की तैनाती थी और 3 दिसंबर को जंग के ऐलान के साथ ही बटालियन को आगे कूच के आदेश दे दिए गए। पहला निशाना था बख्शीगंज। 3 और 4 दिसंबर की रात को हमने अपना ऑब्जेक्टिव बख्शीगंज मानते हुए आईबी को क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर जो 2 देशों के बीच था। बैटल ऑफ बख्शीगंज जो जमालपुर से पहले की लड़ाई थी, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए आता है कि ये एक एक्सिस पोल था जो इंडियन आर्मी का वेस्टर्न थ्रस्ट जो हमारी बटालियन लीड कर रही थी, तो बख्शीगंज पहला वो टाउन था। अगली रात भारतीय सैनिकों पर भारी शेलिंग होने लगी, लेकिन सैनिक डिगे नहीं, न रुके। शेलिंग हुई तो उस टाइम पे जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल के.एस. बरार, तो उन्होंने सोचा कि अगर दुश्मन हम पे आरटी का फायर कर रहा है तो इसकी कोई वजह होगी और कोई कारण होगा, और वो कारण उन्होंने सही समझा कि ये कारण ये था कि दुश्मन रात में शायद गैरिसन से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करेगा। तभी पलटन का एडवांस नहीं रुका और 5 दिसंबर 1971 को हमने बख्शीगंज का टाउन कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था, मतलब कि पूरी तरह कब्जा कर चुके थे हम। जंगी पलटन का अगला निशाना था जमालपुर। टंगेल के लिहाज से जमालपुर पर नियंत्रण बहुत आवश्यक था। जमालपुर में 31 बलूच बटालियन उनकी डिप्लॉयड थी। अब 31 बलूच जो एक बटालियन थी उसमें 31 बलूच के दस्ते और कुछ पैरामिलिट्री के दस्ते थे जो कि बॉर्डर आउटपोस्ट पे डिप्लॉयड थे। 9 दिसंबर को जमालपुर गैरिसन के इर्द गिर्द सैनिकों की तैनाती कर दी गई। जमालपुर टंगेल मार्ग पर अवरोध लगाए गए और फिर जंगी पलटन ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान गुस्से से लाल पीला हो गया। एक बार दुश्मन को सरेंडर करने का मौका भी दिया गया, जिसमें उनके सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान अहमद साहब को रिटर्न लेटर भेजा गया सरेंडर करने के लिए, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे। उन्होंने लेटर का रिप्लाई भेजा कि हम यहाँ लड़ने के लिए बैठे हैं और आशा करते हैं कि आप लड़ेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे की लड़ाई हुई। सरेंडर से इनकार करते ही भारतीय सैनिकों ने गैरिसन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और निडर आगे बढ़ते गए। हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानियों ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। 10 तारीख की रात को दुश्मन ने अटेम्प्ट किया गैरिसन के कॉर्डन तोड़ के बाहर निकलने के लिए, और जिस तरीके से कॉर्डन लगा था, जिस तरीके से एम्बुश लगे थे और रोड ब्लॉक लगे थे, ये दुश्मन एक्चुअली बाहर आते समय हमारे एम्बुश में फंस गया और काफी उसको कैजुअलिटी हुई। जब ये कैजुअलिटी हुई तो दुश्मन ने क्या किया, रात में ही ये पार्टी दोबारा वापस भाग के गैरिसन के अंदर जाके छुप गई। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ में आ गया था कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। सरेंडर की पेशकश वो ठुकरा चुके थे। अब उनके पास एक ही विकल्प था,
कि पीठ दिखाकर भाग जाए, तभी जान बचेगी। लेकिन जंगी पलटन के चक्रव्यूह को भेदना इतना भी आसान नहीं था। सवेरे 4:30 बजे दुश्मन ने दोबारा हमला किया और गाड़ी की मदद से उन्होंने रोड पे वापस निकलने की कोशिश करी, तो वो दोबारा हमारे रोड ब्लॉक में आकर फंस गया। उस टाइम पे जब जमालपुर गैरिसन में हमने एंटर किया तो पाकिस्तान की जो सैनिक थे उनका एक्चुअली पूरा मनोबल टूट गया था और वो पूरे तरीके से हार चुके थे। तो जैसे ही पलटन अंदर घुसी तो ऐसे लगा कि वो लोगों ने अपने सफेद झंडे उठाए और जब सफेद झंडे उठा के लगभग 350 लोगों ने वहीं पे बटालियन के आगे, एक छोटी टोली के आगे 350 लोगों ने अपने हथियार रख दिए और सरेंडर कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तब तक वो बहुत नुकसान झेल चुके थे। और ये पूरी लड़ाई जो पूरी रात भर चली है, इसमें लगभग 250 के करीब पाकिस्तानी दुश्मन मारे गए, लगभग 60 के करीब उस रात को कैप्चर हुए। दुश्मन की बर्बादी के सबूत हर ओर बिखरे पड़े थे, लेकिन सैनिकों के पास इतना समय भी नहीं था कि वो 2 घड़ी रुककर जीत का जश्न मना ले। उन्हें तो फौरन उस इलाके के लिए रवाना होना था जहां पर 2 पैरा के जवान एक ऐतिहासिक ऑपरेशन के तहत आसमान से दुश्मन की जमीन पर उतरने वाले थे। उधर हिंदुस्तान में इस डेयरिंग एयर ड्रॉप की फाइनल तैयारियां चल रही थी। योजना के अनुसार एक पूरी पैरा बटालियन को टंगैल के उत्तर में पैरा ड्रॉप करना था। लक्ष्य था जमालपुर टंगैल रोड पर पुंगली ब्रिज को कैप्चर करना। पूरा खुली एरिया, कैदी मैदान थे, काफी पॉन्ड्स थे, पानी थे उधर सब जगह। बगल में एक रिवर थे, लोहाजांग रिवर, जिसके ऊपर ये थे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का जो ब्रिज है, पुंगली ब्रिज कहते हैं उसको। उस लोहाजांग रिवर भी हमारे जो डीजेड के बगल से गुजरे थे। इस पैराड्रॉप के लिए 4 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाना था। 8 AN-12, 17 C-119 पैकेट्स, 24 डकोटा और 2 करीबू। हर तरह के विमान की अपनी अलग अलग उड़ान विशेषता यानी फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इन सब में तालमेल की आवश्यकता थी। इसीलिए हर एयरक्राफ्ट टाइप के लिए एक टाइप फोर्स कमांडर को नियुक्त किया गया, जिसका काम था उन विमानों के क्रू को ऊंचाई, रफ्तार, टारगेट तक पहुंचने का समय और फ्लाइट प्लान के बारे में ब्रीफ करना। ये इसीलिए जरूरी था ताकि एक विमान दूसरे तरह के विमानों से दखलंदाजी न करे। ये एक काफ़ी पेचीदा ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के विमान इस्तेमाल किए गए थे जो अलग अलग ऊंचाई पर उड़ रहे थे और ड्रॉप जोन के ऊपर अलग अलग रफ्तार से उड़ रहे थे। और ये विमान कोई भी हथियारों से लैस नहीं थे और इनको उसके ईस्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस में काफ़ी देर तक रहना पड़ा था। इसीलिए ये एक बड़ा हिस्टोरिक ऑपरेशन माना जाता है। पूरी बारीकी के साथ योजना को तैयार किया गया और पूरी गोपनीयता भी रखी गई। पायलट्स को रेडियो साइलेंस रखने की ताकीद थी, यानी एक बार हवा में पहुंचे तो किसी तरह का संपर्क नहीं, ताकि दुश्मन इंटरसेप्ट न कर सके। 11 दिसंबर 1971 दिन के उजाले में युद्ध इतिहास का सबसे डेयरिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। दुश्मन को भटकाने के लिए निर्धारित ड्रॉप जोन से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक डिकॉय ड्रॉप किया गया, यानी असली नहीं बल्कि डमी सैनिक। वहां कैरिबूज ने, मेरे ख्याल में 2 कैरिबूज ने वो डमी ड्रॉप किया ताकि दुश्मन को थोड़ा सा ये करने के लिए, शायद वहां ड्रॉप हो रहा है, कंफ्यूज कराने के लिए, तो इसलिए वो डमी ड्रॉप करवाया। वैसे मेन ड्रॉप इस मेन डीजेड में हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 माइल दूर थे हमारे ऑब्जेक्टिव से। सबसे आगे AN-12 निकली, रेडार से बचने के लिए ट्री टॉप लेवल की उड़ान भरते हुए। इन्होंने भारी साजो सामान को ड्रॉप किया और वापस निकल गए। बस चंद मिनटों बाद 17 C-119 विमान आए, बंदूकों, जीप और पैराट्रूपर्स को ड्रॉप किया और फिर आए डकोटा।
Dakota was the main aircraft which was used in the Tangail paradrops, wherein it dropped the full battalion of the paratroopers. The total of 22 Dakotas, which were the maximum in the full package, they were used, and this aircraft was the mainstay of the transport operations of Indian Air Force at that time. जब भी दुश्मन के क्षेत्र में इस तरह का कोई एयर ड्रॉप होता है तो वो आसान ऑपरेशन नहीं होता है, वो भी दिन के उजाले में इस कार्रवाई को अंजाम देना था। और उस दौर में तो तकनीक की सहायता भी उतनी अधिक नहीं थी, यानी कि किस जगह पर आपको ड्रॉप करना है और किस ऊंचाई पर सभी विमानों को उड़ान भरनी है, ये सभी तालमेल बहुत ही कठिन काम। इस ऑपरेशन में कई स्तर पर सामंजस्य की आवश्यकता थी। अव्वल तो अलग अलग एयरक्राफ्ट्स, उस पर सेना और वायुसेना के बीच तालमेल, किस विमान में किन सैनिकों को किस क्रम में ड्रॉप किया जाएगा ये तय करना भी आवश्यक था, क्योंकि जब एक विमान पैरेट ड्रॉप करता है तो एक जगह पर स्थिर नहीं होता, वो सैनिकों को ड्रॉप करता हुआ उड़ान भरता जाता है, यानी सभी सैनिक एक जगह पर नहीं ड्रॉप होते। इसीलिए पैरेट ड्रॉप के लिए कॉम्पोजिट लोडिंग की गई। कर्नल भारद्वाज उस समय कैप्टन रैंक पर थे। वो पहले सैनिक थे जो टंगैल में ड्रॉप हुए थे। इस किरदार को पाथ फाइंडर कहा जाता है। 800 people will jump, 800 आदमी 100 ट्रुप्स जंप करेंगे, तो नीचे आने के लिए उनको कोई जगह होना चाहिए कि कैसे वो रहेंगे, किधर जाएंगे। तो उसके लिए हमें ड्रॉपिंग जोन मार्क करना पड़ता है। ये ड्रॉपिंग जोन कौन करता है? पाथ फाइंडर्स। पाथ फाइंडर्स हैं जो वो सबसे पहले जाते हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले जाते हैं। या इसलिए पहले जाते हैं कि एनिमी रिएक्शन कितना है। सैनिकों को मिशन से पहले तैयारियों के लिए टंगैल के उस इलाके की एरियल तस्वीरें दिखाई गई। वो तस्वीरें युद्ध के समय 3-4 दिसंबर को ली गई थी। यूं तो पैरा कमांडोज को दुश्मन के क्षेत्र में ऐसे ड्रॉप्स की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक भी थे जिनके लिए ये पहला जंप था। उसमें 4 लोग हैं मेरे हिसाब से, एक ऑफिसर थे और 3 अदर जवान थे। उन्होंने बेसिक जंप नहीं किए थे, वैसे यूनिट में ज्वाइन किए हुए थे। तो उन लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया है, ट्रेनिंग दिया है बोटानिकल गार्डन में जहां हम लोग थे, और उसके बाद वो सब मेंटली रेडी हो गए कि हम जंप करेंगे। जिस इलाके में सैनिक पैराड्रॉप हो रहे थे वहां खुला मैदान था, छोटे छोटे तालाब भी थे। जब शुरुआती सैनिकों को पैराड्रॉप होते हुए गांव वालों ने देखा तो उन्हें लगा कि कहीं पाकिस्तानी सेना तो नहीं आ गई। वो जान बचाकर भागने लगे। तभी हमारे एक सैनिक ने जय बांग्ला का नारा लगा दिया। किसी ने उधर बोला जय बांग्ला, वन ऑफ द ट्रुप्स, ही सेड जय बांग्ला। सो देन दे थॉट के दे आर आवर फ्रेंडली, देन दे वर प्रिपेयर्ड टू हेल्प अस। देन आई टोल्ड देम 2 people, 2 आदमी को बताया कि हमें मुल्ला ब्रिज पे लेके जाना है। स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। आसमान से बरसते अपने मददगारों को देखकर वो झूम उठे थे। ड्रॉप होने के 50 मिनट में सैनिक एक्शन के लिए तैयार थे। वो फौरन पुंगली ब्रिज के लिए निकले। मराठा लाई के सैनिक भी लिंकअप की निर्धारित जगह पर पहुंच चुके थे। युद्ध भूमि में ऐसा समन्वय लगभग असंभव होता है, पर भारतीय सेना के जवानों को जीत करीब दिख रही थी और विजय की उस ललक में अब वो किसी भी अवरोध से रुकने वाले नहीं थे। इंडियन पैराट्रूप कैमोफ्लेज जैकेट पहनते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं पहनते। तो हमने कहा ये तो अपने आदमी लगते हैं, पर हमें कुछ नहीं पता था उनका। फिर लगे थे, फिर नज़दीक आने दिए। जब वो 200 गज के करीब 100 यार्ड है, तो हमने पूछा, मैंने उसको कहा, इसने लिखा हुआ किताब में अपने जवान को कि इसको मराठी में पूछो कि क्या नाम है आपका, क्योंकि हमारे पास मराठी ट्रुप्स हैं। अगर ये मराठी होगा तो जवाब देगा, पठान होगा या कोई होगा तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसने कहा ए पांडु कैसा खाए, बट उससे पंजाबी पूछा। देन ही सेड यस आई एम सेड, कौन सी कंपनी? ये सोन कंपनी, करेक्ट कम। दुश्मन की ताकत से ज्यादा बड़ा होता है दुश्मन का खौफ, और जब ऐसा होता है तो दिमागी हार पहले हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा था। पाकिस्तान के मन में भारतीय सेना का खौफ था। जब टंगैल पैराड्रॉप हुआ उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में एक बटालियन की जगह एक पैरा ब्रिगेड लिख दिया गया।
पाकिस्तान की तो बची खुची हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि बटालियन का मतलब होता है लगभग 800 सैनिक और ब्रिगेड का मतलब होता है लगभग 3000। जैसलमेर उस इलाके का बना हुआ है जहां पे अब हम एक एयरबोर्न ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। I request start for a ground run. आज तक का सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन जो भारतीय वायुसेना ने किया है वो था टंगेल पैराड्रॉप। ये किसी पत्रकार के समझ का फेर था, एक मासूम सी गलती थी, या सोची समझी रणनीति कि पैरा की बटालियन की जगह पैरा ब्रिगेड कह दिया गया। जो भी हो, टंगेल में एक पूरी पैरा ब्रिगेड के ड्रॉप होने की खबर से पूरी दुनिया में सनसनी तो थी, और पाकिस्तान को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो मुकाबला कैसे करे। उनको लगा कि एक पूरा ब्रिगेड ड्रॉप हुआ है या भारी मात्रा में पैराट्रूपर्स ने अटैक किया है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफ़ी था, जिसमें अदरवाइज आप देखा जाए तो उनके अभी भी काफ़ी डिवीजन मौजूद थे जो डिफेंस कर सकते थे। स्थानीय लोगों का भी सैनिकों की संख्या को लेकर अपना अपना आकलन था, और सुनी सुनाई बातों में सैनिकों की संख्या का आकलन हजारों में पहुंचता जा रहा था। हमारा एडवांस चलता गया। जैसे ही हम वहां पे टंगेल में पहुंचे, जो कि टंगेल टाउन को कैप्चर करना था, वहां पे पाकिस्तानी जो विलेजर्स थे, जो पाकिस्तानी विलेजर्स हैं, उन्होंने बताया कि पैरा ट्रूपर्स काफी ज्यादा संख्या में एयर ड्रॉप हुए हैं। टंगेल एयर ड्रॉप एक डेयरिंग मिशन था। शाम लगभग 4:30 बजे पैरा ड्रॉप पूरा हुआ और सैनिक उसी समय अपने मुख्य ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़े। जमालपुर में जिस पाकिस्तानी टुकड़ी को मराठा पलटन ने शिकस्त दी थी, उसी टुकड़ी के भागते हुए सैनिक यहां पैरा कमांडोज के हत्थे चढ़ गए। तो जब हमारा अटैक ब्रिज पे जा रहा है तो हमने, और उनको पाकिस्तान को मदद चाहिए, तो वो मेमन रोड से आ सकते थे इधर से। उसको रोकने के लिए कॉम्बैट टीम को बोला कि एक ब्रिज है उधर, उस पे जाके बैठो और उसको जब आ रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन दो और उसको रोको, जितनी देर तक हम रोक सकते हो। पाकिस्तान अब बुरी तरह से बौखला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मदद की आस टूट रही थी, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी सन्नाटा था और भारतीय सेना के जवान अलग अलग दिशाओं से ढाका की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रखी। जनरल मानेकशॉ ने कहा, शर्तें मंजूर नहीं, फौज की कूच जारी रहेगी। 15 दिसंबर को 2 पैरा के सैनिक मिर्जापुर जयदेवपुर रोड पर चलते हुए ढाका पहुंचने ही वाले थे, जब उन्हें ढाका के बाहरी इलाके में मीरपुर ब्रिज पर नियंत्रण का जिम्मा दिया गया। This was a road advance by normal on foot advance. तो मीरपुर ब्रिज के पास गया तो हम कांटेक्ट में आ गए दुश्मन के, उस समय पाकिस्तानी आर्मी के, और उसके बाद उधर डिफेंस लिया, मोर्चा खोदा और पोजीशन लिया। दुश्मन वहां मजबूत स्थिति में था और डटकर मुकाबला कर रहा था, पर पैरा कमांडोज कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। भीषण लड़ाई में पाकिस्तानियों को दूसरे छोर पर खदेड़ दिया। उस लड़ाई में 41 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अगली सुबह एक अलग ही समाचार लेकर आई। सुबह अबाउट 8, साढ़े 8, 9 बजे हमें कुछ मैसेज मिला कि वो लोग हुक्म दिया कि वो सरेंडर करने का। 16 को 9 बजे जनरल नागरा आ गया, उन्होंने कहा कि सरेंडर हो गया।
टू पैरा के सैनिकों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें मेजर जनरल जीएस नागरा की ओर से हाथ से लिखा एक नोट नियाजी के पास लेकर जाना था। ये नोट लेकर पैरा के 2 ऑफिसर्स ढाका शहर में नियाजी के दफ्तर के लिए रवाना हो गए। My dear Abdullah, I'm here. The game is up. I suggest you keep yourself up to me, and I will look after you. जंग में ये मायने नहीं रखता कि आपकी संख्या कितनी है, जंग में ये मायने रखता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। जिस समय 3000 भारतीय सैनिक ढाका में प्रवेश कर रहे थे, उस समय पाकिस्तानी सैनिकों की ढाका में संख्या थी 30,000 और उनके पास हथियार इतने थे कि वो 1 महीने तक आराम से युद्ध लड़ सकते थे। लेकिन उनके पास भारत जैसी युद्ध नीति नहीं थी, भारत जैसी सोच नहीं थी। लेफ्टिनेंट जनरल जेकब, आपको उसकी तैयारी कीजिए। सरेंडर के विस्तृत दस्तावेज तैयार किए गए और उसे लेकर 16 दिसंबर की सुबह चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब जेसोर से ढाका के लिए रवाना हुए। पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने मन ही मन तो हार मान ही ली थी, लेकिन वो अभी भी आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए। वो वक्त चाहता था, पर भारत वक्त देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। A.K. Niazi offered a ceasefire with conditions. The Chief of Army Staff summarily rejected the terms and demanded unconditional surrender. So I went to Dhaka. मैं ढाका गया। वहाँ मुझे संयुक्त राष्ट्र के नुमाइंदे, प्रेस और पाकिस्तानी फौज मिली। संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए हम भी ढाका चलते हैं, सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए। मैंने कहा जी नहीं, शुक्रिया। I said no thank you, शुक्रिया, no thank you. I went to Niazi's office. मैं नियाजी के ऑफिस गया और मेरा ड्राफ्ट किया हुआ सरेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ये मेरा खुद का सरेंडर ड्राफ्ट था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने दिल्ली जो ड्राफ्ट भेजा था उसे किसी ने अप्रूव नहीं किया था। Not by anyone. I said, please listen, General Niazi, you will surrender. मैंने कहा जनरल नियाजी, तुम ढाका के लोगों के सामने रेस कोर्स में सरेंडर करोगे। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें ऐसा करना ही होगा। I said, you will also provide a guard of honor. He said, I have no one to command it. I said, your ADC is there, he will command it. नियाजी को पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। अमेरिका भी चुप पड़ चुका था, यानी नियाजी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जान बचानी थी तो सरेंडर करना ही था। उसने हाँ कह दिया, पर उसे मालूम था कि अपनी जान बचाने की कोशिश में वो अपने देश की इज्जत कमा रहा है। एक तो सरेंडर, वो भी दुनिया की नजरों के सामने, और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी तैयार हो जाना। पाकिस्तान को इससे करारी शिकस्त नहीं मिल सकती थी। At least they had about 25,000 troops in Dhaka itself guarding, and we were a force of hardly about 1,000 troops हम गए थे उधर. So it was a very, very clear tipping point in speeding up the operations. जनरल जेकब नियाजी को उसकी ही कार में लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा पहुंचने वाले थे। पर रास्ते में ज्यों ही मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को नियाजी की गाड़ी नजर आई, वो उस पर झपट पड़े। जनरल जेकब के स्टाफ ऑफिसर सिख थे। उन्होंने गाड़ी से अपना सर बाहर निकाला तो भीड़ शांत हो गई, क्योंकि कार भले ही पाकिस्तानी रही हो, लोगों को यकीन हो गया कि कार में हिंदुस्तानी सैनिक ही सवार है।
जनरल जेकब को आशंका थी कि मुक्ति वाहिनी के लड़ाके फिर नियाजी पर टूटने की कोशिश करेंगे। नियाजी को सुरक्षित ले जाना जरूरी था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो सरेंडर हो ही नहीं सकता था। एयरपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी थी। जनरल जेकब ने पैरा रेजिमेंट के 2 जवानों को वहां से अपने साथ कर लिया। किसी भी सैनिक के लिए आत्मसमर्पण मौत से बुरी चीज होती है। फिर भी संख्या में अधिक होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने 1971 के युद्ध में सरेंडर को ही चुना था। यह भारतीय शौर्य और युद्ध नीति की विजय थी। रामना रेस कोर्स, ढाका, 4:15 बजे, 16 दिसंबर 1971। दिसंबर की गुनगुनी धूप में भारत की ओर से 2 पैरा का सैन्य दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था। What a reception we got from the locals. Chai, bhai, of course they came with all the gifts and all that. But we said no, tea is all right, but no gifts. C company was given the responsibility to उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जो है ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल है, इसको सेव करना है, क्योंकि सारे वीआईपी फॉरेनर्स उसमें रह रहे थे। तो ये कंपनी, ये चार्ली कंपनी को गया, तो चार्ली कंपनी, फिर मैं भी चार्ली कंपनी ज्वाइन कर गया। तो एक दिन हम चार्ली कंपनी ढाका इंटरनल, बाकी बटालियन सरेंडर सेरेमनी के लिए रेस ग्राउंड पे थे। ईस्ट पाकिस्तान के बाशिंदों को बांग्लादेश की खुशबू आ चुकी थी। खबर फैल चुकी थी कि रामना रेस कोर्स पर ही नियाजी का सरेंडर होगा। इस लम्हे के लिए वहां की जनता ने सालों इंतजार किया था। लाखों का खून बहा था। लोग इतनी तादाद में जुटे कि जनरल अरोड़ा को नियाजी को लेकर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ा। जब नियाजी और जनरल अरोड़ा सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने बैठे तो लोगों का हुजूम नियंत्रण से बाहर हो रहा था। चारों ओर से लोग बस एक कोशिश में थे कि उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सके। मैंने शुरू से लेकर के अंत तक उसका ए के नियाजी का ए से शुरू होकर के लास्ट पेज में मैंने देखा था वो साइन करें। हमने ये भी देखा था कि कितने पेन साइन लिखने लायक थी, जितने पेन लायक थे। अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट का पेन ने ही उन्होंने साइन किया था। गोल्ड कैप का पेन ने रिफ्यूज कर रहा था। ये हमारे एक जर्नलिस्ट बैठे हैं, मेरे मिस्टर सेन जो है, मेरे का उन्होंने पेन निकाल करके उसको दिया था। उसी ने पहला ये तो गोल्ड पेन का था, सेकंड ये पता नहीं, तीसरा पूरा ये के नियाजी और जगजीत सिंह साहब का सिग्नेचर इसी पेन से हुआ था। नियाजी ने दस्तखत किए, फिर अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा को सौंपी। फिर तो एक नए देश की आजाद आवाम के इजहार को बेबाक पंख लग गए। खुशियां जुनून बनकर छलक रही थी। हिंदुस्तानी सैनिकों से गले मिलते, उन्हें सर आंखों पर सवार करते, कंधों पर बिठाते। बस 13 दिन की जंग में हासिल आजादी पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान का वजूद खत्म हो चुका था। एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश। भारतीय सेना की शौर्य गाथा हर ओर कही जा रही थी। मानवता का एक सबक दुनिया के सामने था। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।